अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। अफ्रीकी मुल्क सेनेगाल के गैर रवायती सियासतदान को, स्टेटस को, स्टैब्लिशमेंट और रवायती सियासतदानों पर कड़ी तनकीद के बाद बगावत के इल्जाम में जेल में डाल दिया गया था। मिस्टर क्लीन के नाम से मशहूर सियासी लीडर बसीरो जुमाई फाय, नाकदीन उन्हें अनाड़ी और ना तजर्बाकार कहकर तनकीद किया करते थे। उन्हें सेनेगाल की अशराफिया और एस्टैब्लिशमेंट की सियासत से नफरत है। मिस्टर फाई का यह मानना है कि गुज़श्ता 64 साल से मुल्क को चलाने वाले पुराने सियासतदानों ने मुल्क को तबाह कर दिया है। उन्होंने गुर्बत, नाइंसाफी और करप्शन के खात्मे का नारा लगाया और सेनेगाल के सियासी मंजरनामे पर छा गए। उन्होंने अवाम को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में गुज़श्ता 11 माह जेल में गुजारे, लेकिन फिर उन्हें इलेक्शन से सिर्फ एक हफ्ता पहले रिहा कर दिया गया। मिस्टर फाई की कलील इंतखाबी मुहिम के बावजूद सेनेगाल के शहरी बाहर निकलकर अपने वोट को इस्तेमाल करने के लिए डट गए और कल का कैदी आज सेनेगाल का सदर मुंतखब हो चुका है। मिस्टर फाई का कहना है कि सेनेगाल के अवाम ने मुझे मुंतखब करके पुराने निजाम से निकलने का फैसला किया है। पाकिस्तान में पहले से जारी सियासी कशीदगी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत ने मजीद भौचाल पैदा कर दिया है। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार, सिंध हाईकोर्ट बार, लाहौर हाईकोर्ट बार, बलूचिस्तान बार और खैबर पख्तूनख्वा बार की जानिब से भी खत पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इंक्वायरी और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जारी एलामिये में यह भी कहा गया है कि अदलिया और जजेस की निजी जिंदगी में मदाखलत की मुसम्मत और कार्रवाई होनी चाहिए। इस्लामाबाद बार के एलामिये में कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी की खातिर तहरीक भी चलाना पड़ी तो गुरेज नहीं करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट बार ने अदलिया की आज़ादी के लिए वुकला का कौमी कन्वेंशन बुलाने का ऐलान कर दिया है। सिंध हाईकोर्ट बार ने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने आईन और कानून की बालादस्ती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करने का कह दिया है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया है। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस तनाजुर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है। दूसरी जानिब मलाला फजल रहमान भी इलेक्शन में मदाखलत का जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को करार दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ भी मुबैना इंतखाबी धांधली और इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है। सूरत हाल सियासी तौर पर काबू में नहीं आ रही, बल्कि रोज बरोज बिगड़ती जा रही है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध, ऑनरेबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपके वक्त का। अगर मैं जुबैर साहब थोड़ा पीछे चला जाऊं, इलेक्शन से भी पहले जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और उसके बाद पीडीएम की हुकूमत और बज़िद थी पीडीएम के हम हुकूमत करेंगे, हालांकि इमरान खान को कामयाबी से निकाल कर इलेक्शन में जाया जा सकता था। बाद में तस्लीम कर रही है पूरी जमात नून लीग कि हाँ गलती हुई, नहीं हुकूमत लेनी चाहिए थी। और उसके बाद मुसलसल पार्टी धंसती चली जा रही है मसाइल के अंदर, एक दिन भी सुकून का नहीं मिल रहा। क्या वजह है? मेरा ख्याल है देखें अमीर को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पीएमएलएन की जाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्ट्रेंथ होती है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि उसकी कोई स्ट्रेंथ थी नहीं और बावजूद उसके वो 30-40 साल तक पाकिस्तान की सियासत में एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी और 3 दफा नवाज शरीफ वजीर आजम बने। और दो बेसिकली मेरे नज़दीक उनकी जो स्ट्रेंथ थी, एक थी एटलीस्ट डेफिनेटली पोस्ट 1999 माशाल्लाह एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी समझा जाता था। और मैं वजाहत कर दूं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के दुश्मन थे। वो सिर्फ ये था कि वो जो बाद में एक बयानिया आया, जो नैरेटिव आया बड़ा स्ट्रॉन्ग, वोट को इज्जत दो, दैट डिफाइंड कि जी हम वोट की ताकत से इक़्तिदार, हम पॉलिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल करेंगे, नॉट फॉर द बेसिस फॉर गेटिंग इनटू पावर। तो वो था वोट को इज्जत दो का एक बयानिया। और वो नवाज शरीफ को सब समझते थे कि जी ये पोस्ट 99 बिल्कुल एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, डिपेंडेंट है, और उससे उनकी पॉपुलैरिटी में बेहद इजाफा हुआ। और ख़ास तौर पर जब बावजूद इसके कि डिस्क्वालिफिकेशन हुई 2017 में, 18 में केसेस बने, इलेक्शन में हरवा दिया गया, और जितने भी जो उसके बावजूद इट वाज द मोस्ट मतलब पॉपुलर पार्टी मेरे हिसाब से 2021 तक। वो बाय इलेक्शंस वगैरह आप उठा के देख लें 2021 के, उससे भी पता चलता है। और दूसरी स्ट्रेंथ थी उनकी जो शहबाज शरीफ स्पीड थी, जिसको कहते थे कि जी जब वो चीफ मिनिस्टर थे वो जबरदस्त काम करते थे, और उन्होंने वो रिकॉर्ड कायम किए कि इवन टर्की में और चाइना में भी लोग उनके से मुतासर थे। तो वो 16 महीने में वो तबाह हो गई। और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, जो भी उसमें जाहिर है
ऐसा महसूस हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की वजह से किया है। बाद में ख्वाजा आसिफ वगैरह ने पब्लिकली भी ऐसी बातें नहीं, की। मौलाना फजल रहमान साहब तो मान जाहिर है गए। आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी बन गए, और शहबाज स्पीड जो थी वो तहस नहस हो गई 16 महीने की हुकूमत जो हुई, तो जाहिर है देयर वाज नथिंग लेफ्ट, तो पॉपुलैरिटी तो कम हो गई। सही। तो आपने कहा कि 24-25 साल पहले ये जो वोट को इज्जत दो 12 अक्टूबर 1999 के बाद और एंटी इस्टेब्लिशमेंट को आपने सही डिफाइन किया, उसका मतलब है सिविलियन सुपरमेसी, को इस्टेब्लिशमेंट से या किसी इदारे से दुश्मनी नहीं होती सियासतदान की, सिविलियन सुपरमेसी। वो जो सिविलियन सुपरमेसी और वोट को इज्जत दो का नारा 25 साल से नून लीग लगा रही थी, उतना वोट तो वो सिक्योर नहीं कर सकी जितना वोट 8 फरवरी को इमरान खान इसी बयानिए पे स्कोर कर गए। बिल्कुल ऐसे हुआ ना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त तक इमरान खान की पार्टी को और सही समझा जाता था कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है। वन पेज का जो कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम, और बड़ा फखरी अंदाज में इमरान खान उसको क्लेम भी करते थे। बल्कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वो वजीर आजम नहीं भी रहे थे, तो एक आध इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जब हमें वोट चाहिए होता था पार्लियामेंट में, तो हम एजेंसीज की तरफ देखते थे। और ये कोई ढकी छुपी बात थी भी नहीं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद किस तरह से पार्टी को सपोर्ट करते थे या हुकूमत वक्त को सपोर्ट करते थे। और वो जैसे ही वो खत्म हुआ सिलसिला, तो जाहिर सी बात है वो मुश्किल में आ गए। लेकिन जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और पीएमएलएन लेड पीडीएम हुकूमत आई, तो वो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव था वो टोटली कंट्रोल हो गया इमरान खान के हाथों में। और इमरान खान ने उसको उससे बेनिफिट उठाया, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। परफॉर्मेंस पीडीएम की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत खराब होती गई। उसने और ज्यादा मसाला भरा और इमरान खान इतने पॉपुलर हो गए कि वो फरवरी 8 के इलेक्शन बावजूद कि जाहिर है बहुत ही मुश्किल तरीन इलेक्शन था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, जो जिस तरह से पीटीआई थी, गल्ला एक सिंबल भी छीन दिया गया और लोग भी अंदर बंद थे या अंडरग्राउंड थे, कैंपेन भी नहीं कर सकते थे। उस सब के बावजूद लोग निकले और सबको हैरान कर दिया। जाहिर है उनकी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो भी नहीं समझ रही थी कि इस तरह से पीटीआई के लोग निकलेंगे और इस तरह से वो पीटीआई के हक में वोट डालेंगे। तो आई थिंक दिस इज द लेसन फॉर एवरीवन इन पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि जी आप अवाम की ताकत पर भरोसा करें, अवाम आपको पहुंचा देंगे पावर में। लेकिन अगर आप दूसरी ताकतों पर भरोसा करेंगे हाँ। तो फिर आप आ तो जाएंगे शायद पावर में और रहेंगे भी शायद पावर में, या झंडे वाली गाड़ियां भी मिल जाएंगी, लेकिन अवाम की नजरों में आपके लिए वो इज्जत नहीं होगी जो आप सही तरीके से वोट के थ्रू आके आप ये इज्जत को। बहुत जबरदस्त बात आपने की, और इसी का नाम पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी होता है किसी भी सियासी जमात का या किसी भी सियासी प्रेशर ग्रुप का। तो ये जो आप कह रहे हैं जुबैर साहब, जब पीडीएम की सूरत में एक नाकाम तजुर्बा कर बैठी थी नून लीग, तल्ख तजुर्बा था, सारी जमात ने बाद में कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। खैर उस वक्त भी लोग बोल रहे थे कि हमें नहीं करना चाहिए, हो गया, बाद में तस्लीम हुआ कि नहीं होना चाहिए था। तो ये जो अब दोबारा ऑप्शन लिया है, ये इम्पोज्ड ऑप्शन है या लेफ्ट विदाउट नो अदर ऑप्शन है, या ये विलिंगली लिया है? इस ऑप्शन की क्या कहानी है? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। जब इक्तदार सामने नजर आता है, झंडे वाली बड़ी गाड़ी नजर आती है, बड़े आलीशान घर नजर आते हैं और लोग आपके आगे पीछे नजर आते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होते हैं, बावजूद इसके कि आपको सब पता होता है कि ये मेरे पास मैंडेट नहीं है और मैं डिलीवर नहीं कर सकूंगा विदाउट द मैंडेट। तो एक तो वो भी होता है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं इम्पोज किया गया है, लेकिन पार्टी में बहुत से लोगों की राय थी कि जी हमें हुकूमत नहीं लेना चाहिए। और आपने देखा मियां नवाज शरीफ वजीर आजम ही बनने के लिए आए थे, बड़ा क्लियर के, और वोट भी उसी के नाम पर मांगा गया था, चौथी दफा वजीर आजम नहीं नहीं, पार्टी आखिरी दिन तक अखबारों के पाकिस्तान को। फुल पेज इश्तिहार था, पाकिस्तान को नवाज दो। लोग कह रहे थे नवाज आएगा, तो आज शहबाज आ गया। एग्जैक्टली पाकिस्तान को नवाज दो। लेकिन जब मैंडेट आया है, दैट वाज नॉट द मैंडेट। मियां नवाज शरीफ ऑब्वियसली उन्होंने क्लियरली ये कहा था, इवन इलेक्शन वाले दिन भी कहा था कि इत्तेहादी हुकूमत की बात ना करें जब वो वोट डाल के बाहर आए या मीडिया से बात करें, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करें। अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी आएगी तो डिलीवर करेंगे। अब यहाँ तो जब विक्ट्री स्पीच उन्होंने किए तो उस वक्त जो टीवी चैनल सारे के सारे दिखा रहे थे हाँ। वो बिटवीन 60 to 65 सीट्स आउट ऑफ 265 दैट वर कंटेस्टेड वो दिखा रहे थे। तो फिर बाद में उन्होंने इससे खुद को अपने विड्रॉ किया कि वो नहीं बनना चाहते थे ऐसे वजीर आजम जिसके पास मैंडेट ना हो। सही। जुबैर साहब, जो अभी
हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा है। इस खत का अगर मैं कंपेंडियम आपके सामने रखूं तो ये खत कह रहा है कि चीज़ें ऑर्केस्ट्रेट हो रही हैं पाकिस्तान में, मैनिपुलेट हो रही हैं, प्री इलेक्शन हो, इलेक्शन हो, पोस्ट इलेक्शन हो, जो नैरेटिव तहरीक इंसाफ या उसकी हामी जमातें इस वक्त, जिसमें सरदार अख्तर मेंगल हैं, महमूद अचकज़ई हैं, अब मौलाना भी ये बात कर रहे हैं, तो ये नैरेटिव और ये खत एक दूसरे को री कर रहा है। इसके बाद अब नून लीग कहाँ खड़ी होगी? देखिए अमीर, एक लेट्स आल्सो टॉक ऑन द अदर साइड। वो जो खत है जी उसमें शौकत सिद्दीकी साहब का भी जिक्र है। बिल्कुल। सो पीटीआई सिर्फ वो वाला हिस्सा नहीं ले सकती है जो सेकंड हाफ ऑफ दिस लेटर है, उसमें शौकत सिद्दीकी साहब का रेफरेंस भी दिया गया है और ये हकीकत भी है। अब हमारी सोसाइटी इतने बुरे तरीके से पोलराइज्ड है कि जब वो शौकत सिद्दीकी साहब शोर मचा रहे थे तो पूरा पीटीआई, एंड यू विल एग्री विद दैट, और उनके हिमायती और सपोर्टर्स, उन्होंने एक दफा भी मुड़ के भी नहीं देखने की कोशिश की कि वो क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही ये कह रहे हैं, हकीकत है या नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उस वक्त वो ये कह रहे थे कि जनरल फैज हमीद मेरे पास खुद आए थे, उन्होंने ये कहा कि जी हमारे दो, आप फैसला ऐसा ना दें कि हमारे 2 साल जाया हो जाए। बट नो वन फ्रॉम द अदर साइड एवर पेड एनी अटेंशन, ना किसी ने कोई प्रोग्राम किए जो हमायती थे पीटीआई के। तो ये एक लेसन भी है। और अब जब वो आज की बात कर रहे हैं तो पीएमएलएन बिल्कुल इनडिफरेंट होके बात कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने उन जजेस पर अटैक करना शुरू कर दिया। अब हालांकि बावजूद इसके कि उसमें ये लिखा हुआ है लेटर में कि ब्लैकमेल, इंटिमिडेट और डराया धमकाया जाता है, तो वही काम पीएमएलएन के लीडर्स बैठ के ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी ये तो इनके असासे कहां से कहां चलेंगे। ये तो ब्लैकमेलिंग होती है। हाँ हाँ। और ब्लैकमेलिंग होती क्या है? पहले आप छुप छुपा के कर रहे थे, अब आपने कहा कि अच्छा उसने तो खत लिख दिया, तो अब पब्लिक में आके कुछ मैंने सुना लीडर्स का कि जी फलाने जो जज हैं XYZ, इनके यहाँ इतने घर हैं, इतने इनकी जायदादें हैं, ये कहां से आ गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आप भाई, दो चीजें बिल्कुल सेपरेट हैं। अगर उनकी वो सब जायदादें हैं तो पाकिस्तान का एक निजाम है और आप हुकूमत वक्त हैं, हाँ उस निजाम के तहत उनको आप पकड़ धकड़ कर सकते हैं। कोई शख्स भी स्वाय प्रेसिडेंट या गवर्नर इम्यूनिटी ले सकता है, उसके अलावा किसी को भी एफबीआर का कोई केस है या टैक्स एवेजन का है या गलत जायदाद बनाने का, वो आप अपने तरीके से करते रहे। और आपने इस खत लिखने से पहले क्यों नहीं कुछ बोला था? सही। अब जैसे ही खत गया तो आपने अटैक करना शुरू कर दिया है। नहीं, तो यही बहुत यही सीरियस है। काम यही काम जुबैर साहब, जब कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा ने बात की तो कहा कि इसका दिमागी तवाजुन खराब है। हालांकि वो शख्स नीचे से प्रमोट होता होता एक डिवीजन का कमिश्नर बन जाता है, 21वें ग्रेड में पहुंच जाता है, उसका दिमागी तवाजुन किसी ने चैलेंज नहीं किया। जब वो बोलता है तो कहते हैं दिमागी तवाजुन खराब। दिमागी तवाजुन अगर सही नहीं था तो वो कमिश्नर पिंडी ना होते। हाँ तो कमिश्नर पिंडी की हैसियत से वो बात कर रहे थे और उनके ऊपर बाहरी जिम्मेदारियां थी पिंडी डिवीजन का। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कमिश्नर लगने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की मर्जी चाहिए होगी। आई एम एग्जैक्टली। 100% श्योर, ऐसी तो नहीं कोई बन सकता। दूसरी बात यह है कि चाहे उनका दिमागी तवाजुन सही था, चाहे वो झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे, एक शख्स ने एक बात की, बहुत बड़ी बात कर, तो जस्टिस फाइज ईसा साहब ने अपने घर पर मीडिया को बुलाया 2 घंटे के अंदर और उन्होंने कहा कि जी ऐसे कैसे कोई बात कर सकता है, कोई एविडेंस लेके आए। एविडेंस तो आप कोर्ट में उनको बुलाते, उनको फ्री माहौल देते, बल्कि यू शुड हैव एंश्योर्ड कि ही गेट्स अ फ्री एनवायरनमेंट, कि उनके ऊपर अब कोई दबाव ना डाल सके, सही। ताकि वो जो बात उन्होंने की है तो वो कोर्ट में आए और आके अपने एविडेंस के तौर पर बताएं। अब हम उसके बाद तो वो गायब ही हो गए। तो इतने बड़े बड़े अगर इल्जाम लगेंगे, ये पाकिस्तान देखें अमीर, पता नहीं लोगों को क्यों इतनी मुश्किल होती है कि अगर पावर ना मिले। हालांकि मेरा ख्याल है इज्जत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। और पावर किसको मिलनी है? 2-3 तो पॉलिटिकल पार्टीज है, उसी में से किसी को मिलनी है ना। अगर पीटीआई पीएमएलएन को नहीं मिलेगी तो पीटीआई को, पीटीआई को नहीं मिलेगी तो पीएमएलएन को मिलेगी। मतलब पावर इतनी देर के लिए तो किसी एक के पास से जा नहीं नहीं रहेगी। सकती। म्यूजिकल चेयर तो है, सबकी घूम के बारी आ भी वापस सकती आपके है। पास आएगी ही आएगी, एक दिन तो आएगी ही आएगी घूम के। 3-4 तो पार्टी Exactly. मुझे So ये these are two serious the letter from the मुझे ये judges जो आपने कन्फेस करना कहा reinforce मुझे ये करता है। कन्फेस करना देखिए पड़ेगा मेरा जुबैर क्वेश्चन साहब अमीर के। बड़ा सिंपल सा है। जी जी। बजाय इसमें जाने के कि जी कौन से जज ने क्या किया और पहले की नहीं बोला, पहला क्वेश्चन का आंसर हम सबको ये देना है कि क्या जिस तरफ उन्होंने इशारा किया है, वो इस क्या मुल्क ये में होता है या चीजें नहीं हो होता? नहीं रही, क्या हो रही हैं या नहीं नहीं हो हो रही हैं? एग्जैक्टली। दैट इज द क्वेश्चन। बाकी तो सबसे ज्यादा बाकी इंपॉर्टेंट तो आई क्वेश्चन है। वॉश करके और उसको अगर हो रही है तो इट हैज टू बी एड्रेस्ड। एग्जैक्टली बाकी तो ये डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, जो कुछ उन्होंने कहा कि जी वो एब्सोल्युटली जजेस डाइल्यूट को। करने की कोशिश कर। एग्जैक्टली। मैंने कल भी टीवी चैनल्स पर ये डिस्कशन देखी
कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बट क्वेश्चन इज क्या ये चीजें ऐसी हैं कि हमें एकदम से हम हैरान रह गए कि ये हो रहा है? और अगर हो रहा है और कब से हो रहा है, तो फिर इसका सदेबाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे ये बात इंडिविजुअल्स ये जिन्होंने पॉइंट आउट किया है, जुबैर साहब, सबसे ज्यादा तो मुश्किल में वो है ना, मुझे ये फैसले तो उन्होंने करने हैं। मुझे वो कह रहे कन्फेस हैं कि करना पड़ रहा हम है। फैसला करने में इंडिपेंडेंट नहीं है। अब 6 8 में से 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस एक हैं, जो हाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरे हिसाब से पॉलिटिकल मैटर्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिंध हाई कोर्ट में आपको पता है इतने पॉलिटिकल केसेस हार्डली कोई जाते हैं, लाहौर हाई जी। कोर्ट में फिर भी जाते हैं, बट इस्लामाबाद में तो रोज इमरान खान के हवाले से अगर हम कहें या हम्म। पीटीआई के हवाले से सारे केसेस वहां होते हैं। इससे पहले नवाज शरीफ के केसेस वहां चलते थे, मरियम सही। नवाज के केसेस, और बाकी जो भी है शायद खाकन अब्बासी वगैरह के। सो अगर हम कह रहे हैं कि वैसे ही हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर सवालिया निशान है, और मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की जुडिशरी की जो तारीख है वो इतनी शर्मनाक है कि हाँ। उसके बाद ये वाला चीज आना, तो कुछ ना कुछ तो जो भी लोग इस वक्त हुकूमत वक्त है उनको ख्याल करना चाहिए कि कैसा पाकिस्तान वो छोड़ के जाएंगे अगर इसको सही तरीके से एड्रेस एग्जैक्टली नहीं exactly। और किया। जिस तरह जुबैर साहब, आप मेरा ख्याल है आप इस वक्त एक रेयर पॉलिटिकल ब्रीड में नज़र आ रहे हैं कि जो रिगार्डलेस पॉलिटिकल एफिलिएशन, रिगार्डलेस प्रॉस एंड कॉन्स, रिगार्डलेस के इस जो बात करनी है इसका सियासी तौर पे फ़ायदा होगा नुकसान होगा, बहुत कम लोग हैं इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में जो कॉल अमीर, मैं स्टेटस एक पे। जवाब इसका देना चाहूंगा, मैं एक, इफ यू अलाउ मी। जी जी। देखिए, मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि मैं ये जो बहस देख देख रहा होता हूँ ना, कि लोग जब बात करते हैं कि जी 2018 में क्या हुआ था, हम्म। या ये यही बात जो अभी हम कर रहे थे कि शौकत सिद्दीकी के साथ क्या हुआ था। जी। एग्जैक्टली जब शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ था, या 2018 में या 2017 में या 2020 में कोई नाइंसाफी हुई थी, तो मोहम्मद जुबैर सबसे आगे खड़े होके उस नाइंसाफी को नाइंसाफी ही कह रहा था, कह रहा था, बिल्कुल और सही। उसकी बर्दाश्त में मुझे मुझे सफर भी करना पड़ा था। मैं तो मैं मैं ये, मैं इस अगर बात का अगर मैं गवाह हूं। आज अगर आज मैं चुप करूंगा तो इसका हाँ। मतलब है मैं प्रिंसिपल के बेसिस पर नहीं कह रहा था, मैं पावर लेने के लिए कह रहा था। एग्जैक्टली। अगर आज ह्यूमन राइट वायलेशंस होंगी, सनम जावेद को बाप ने 10 महीने से अंदर बंद रखा हुआ है, आलिया हमजा को बंद रखा हुआ है, और हम कहेंगे नहीं नहीं जी पहले भी तो होता था, तो पहले होता था तो पहले हम बोलते थे ना, तो अब हाँ। क्यों बोलने में हम हमारी जुबान लड़खड़ाती? बहुत बहुत दैट इज द शुक्रिया। की थिंग, बहुत बहुत दैट इज इससे व्हाट वी इससे शुड। ज़्यादा भी जुबैर साहब, इससे ज़्यादा भी सच नहीं बोलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल फैसला आप खुद कर सकते हैं कि एक ऐसी जमात में जो हुक्मरान जमात है उससे ताल्लुक़ रखने के बावजूद वो सवालात उठा रहे हैं जो इस वक्त इस पूरे रजीम के नाक़दीन सवालात उठा रहे हैं। एक ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापसी पे हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। कहते हैं कि इंसान गलती करने से तबाह नहीं होता बल्कि गलती पर स्टैंड लेने से तबाह होता है। इसीलिए दुनिया के तमाम मुआशरों और मज़ाहिब में गलती तस्लीम करने वालों या अपनी गलती की तस्हीह करने वालों की हौसला अफजाई और सताइश की जाती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फौजी डिक्टेटर जनरल अयूब खान और सिकंदर मिर्जा की काबीना में वजीर रहे थे। यह भी कहा जाता है कि भुट्टो अयूब खान को डैडी कहा करते थे, लेकिन बाद अज़ा उन्होंने जमहूरियत की राह अपनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और एक फौजी आमिर के खिलाफ इंतखाबी मुहिम चलाई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने न सिर्फ पाकिस्तान में जमहूरियत का बाकायदा पौधा लगाया, बल्कि आईने पाकिस्तान की सूरत में कौम को एक बेमिसाल दस्तावेज भी दी, जो आज तक पाकिस्तानी कौम के लिए एक मुत्तफिक का दस्तावेज है। चुनाचे माजी के हवालों के बजाय आज भुट्टो साहब की जमहूरियत के लिए शानदार कुर्बानियां याद रखी जाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत सामने आने के बाद भौचाल साया हुआ है। ज्यादातर हल्के अदलिया में मदाखलत के संगीन मसले को उजागर करने पर इन 6 जजेस को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, लेकिन बाज लोग अदलिया और जजेस के माजी की दुहाइयां दे रहे हैं। जहां एक तरफ लोग जजेस के हालिया मौकिफ को सराह रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग अदलिया के माजी के किरदार का ताना दे रहे हैं। सियासतदान भी अक्सर सियासी मामलात और हुकूमत साजी वगैरह में मदाखलत का शिकवा करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कुछ दिन पहले ही इंकशाफ किया था कि एक साबिक आर्मी चीफ हमसे कानून साजी करवाया करते थे। तो क्या सियासी जमातों के लिए 6 जजेस का लिखा खत एक सुनहरी मौका नहीं कि वो इस बेजा मदाखलत का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए रोक सके? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात
फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपके वक्त का। कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ है? आज हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया है कि कल काबीना में इस मसले को लाया जाएगा और हुकूमत इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बनाने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल एक बड़ा ही अफसोसनाक अमर है कि जजेस ने एक लेटर लिखा है और उस पर आज प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग भी हुई है चीफ जस्टिस साहब के साथ, और एक मैं समझता हूँ कि एक कमीशन भी हुकूमत ने कायम कर ली और कल हुकूमत जो है वो कैबिनेट की मीटिंग में इसको टेकअप भी करेगी। मैं एक समझता हूँ कि सेंसिटिव और सीरियस मैटर है, इसको डेफिनेटली जो है इसका जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी इसमें मुलविस है सजाएं डेफिनेटली उसको होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी जुडिशरी, आपकी अदलिया इस किस्म की शिकायत करेंगी तो आवाम और ये मुल्क में जो है लोगों को जो है वो अदल और इंसाफ कहाँ से मिलेगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने भी ऑलरेडी इसके ऊपर एक्शन लिया हुआ है और कल और आज भी उनकी जो है वो अदालतें खुली रही और इस पर जो है वो जुडिशल काउंसिल जो है उसके ऊपर बैठी रही। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो है कोई हल निकलेगा और जो इससे मुलविस है उनको सजा डेफिनेटली मिलेगी। और आप समझते हैं कि इसके जो टीओआरस जो वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल मिलकर तय करेंगे और उन्हीं टीओआरस के इर्द गिर्द ये सारी इंक्वायरी घूमेगी? हम जानते हैं कि माजी में बहुत सारे कमीशन बने, लेकिन उनके टीओआरस जानबूझ के ऐसे बनाए जाते थे कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कमीशन भी बन जाता था, लेकिन वो कमीशन खुद मुख्तार नहीं होता था, वो कमीशन उसके हाथ पैर बांध दिए जाते थे। आप ये मुतालबा करेंगे कि ये कमीशन इस तरह से काम करे कि इसके टीओआरस वसी हो और इसमें कोई कमी ना बाकी रह सके तहकीकात में? बिल्कुल, देखें, तहकीकात इसीलिए होते हैं, जो इसीलिए तहकीकात की जाती हैं जिसमें देखा जाता है कि जो कसूरवार उसको सज़ा मिले। अगर आप तहकीकात करनी है कि जो कसूरवार उसको सज़ा न मिले तो फिर तो उसमें तहकीकात करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम्म। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि मैं एग्री करता हूँ आपके पॉइंट से कि ऐसे टीओआरस होने चाहिए, वसी होने चाहिए या जो भी आप उसको नाम दें, ताकि जो इसके अंदर जिन्होंने अगर ऐसा काम किया है उनको डेफिनेटली सज़ा होनी चाहिए। सही। अब हुकूमत के लिए ये अचानक सेटबैक नहीं हो गया कुंडी साहब? भले आप हुकूमत का उस तरह हिस्सा नहीं है, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत को, यानी हुकूमत के आने के 3 हफ्ते के अंदर अंदर 6 जजेस का संगीन मदाखलत का इल्ज़ाम, और वो मदाखलत भी उन मुकदमात में जो सियासी नोयत के मुकदमात हैं तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक। हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं बन गया एक? डेफिनेटली चैलेंज है, और हुकूमत जो है वो जब हुकूमतें आती हैं तो चैलेंज का सामना करना पड़ता है। कभी भी कोई जो चैलेंजेस मेजोरिटी आती हैं उसमें जो है नहीं पता लगता कि आपके ऊपर क्या चैलेंज आ रहा है, लेकिन आपको उसको फेस करना है। अगर आप देखें क्लाइमेट चेंज हो और बारिश हो जाए, बेमौसमी बारिश हो जाए, सैलाब आ जाए, कोई और चीज़ आ जाए, अब आप देखें कि दहशतगर्दी जिस तरीके से हो रही है पिछले दिनों से जो हुई है, वो भी एक चैलेंज है। तो बहुत से चैलेंजेस है जो हुकूमत को सामना करना पड़ेगा उसका। हुकूमत उसके लिए हर वक्त तैयार होती है, तो ये भी एक चैलेंज है और अनसीन चैलेंज था। हुकूमत तो आप देखते हैं कि किस तरह इसके ऊपर जो है वो इसको दिबाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर प्रॉपरली इसको देखे और इस चीज़ को जो है उस चैलेंज को जो है खुश असलूबी के साथ जो है इसको निभाए। सही। और एक सियासी चैलेंज भी खड़ा हो रहा है कुंडी साहब। तहरीक इंसाफ, जेयूआई और कुछ दीगर अहम सियासी जमातें वो मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ अब एक पेज पर नजर आ रही हैं। मौलाना तो आप कल जान चुके हैं कि उन्होंने ऐलान कर दिया है तहरीक चलाने का। देखिए, एक जमहूरी हक है अपोजिशन जमातों को इकट्ठा होना या एक जो है वो एक तहरीक चलाना, एक पॉजिटिव तहरीक चलाना, जमहूरी तहरीक चलाना, तो उनका हक है, वो चलाएं। उनका तहरीक अगर उन्हें चलानी है उनके पास, अगर हम तो हमेशा ये कहते हैं अगर आपके पास सबूत है हमें प्रॉपर फोरम पे जाना चाहिए, हम भी जाएंगे। अगर हमारे पास हमारे लोगों को भी रिजर्वेशन, हम भी जाएंगे। हम्म। लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक है, उन्होंने सोचा है, वो गए हैं। लेकिन देखें, पहली बात तो है कि सब इकट्ठे अगर हो रहा है, पहले तो मौलाना साहब, बकौल मौलाना साहब के, उनके मैंडेट पे डाका डाला है खैबर पख्तूनख्वा में। वो डाका अगर डाला गया है तो फायदा तो पीटीआई को हुआ है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को हुआ है। पहले तो आपस में बैठ कर ये फैसला तो कर लेना कि मौलाना साहब की जो को डाका डाली हुई सीटें हैं वो तो उनको वापस कर दें। कोई चीज़, कोई अपना जो है वो एक कंफर्ट लेवल पैदा करें, फिर आगे बढ़ें। अब मौलाना साहब क्या बोलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में मेरे हक पे डाका डाला गया है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बोलेगी कि नहीं, आपके हक पे डाका नहीं डालेगा। खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हलाल था, बाकी 3 सूबों की बात करें वो हराम था। तो हम्म। देखते हैं कि इनके क्या टीओआरस बनते हैं। ये भी बड़े वसी टीओआरस आपकी तरह, मैं उसको कहूंगा कि सियासी वसी टीओआरस बनेंगे, इसको भी पता चलेगा क्या होता है इसका। फिलहाल तो एक वसी इत्तेहाद आपके खिलाफ बनता नजर आ रहा है। पता नहीं वसी टीओआर बनेगी या नहीं बनेगी। अभी 2 अप्रैल को शायद आपके इल्म में है या नहीं, 2 अप्रैल को आपके खिलाफ एक एपीसी होने जा रही है।
देखें, जान 2 अप्रैल को तो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन होने जा रहा है सेनेट का और हम उसकी तैयारी में हैं। हाँ। एपीसी मुहैया के जो एपीसी होते हैं, हम हमारा फोकस है 2 तारीख को, और उसके बाद चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के ऊपर फोकस है। एपीसी अगर सियासी जमातों ने बुलानी है तो बुलाएं, बिल्कुल अच्छी बात है। हम्म। उनके भी जमहूरिया क्या वो बुलाएं, लेकिन हमारा फोकस जो है वो सेनेट के इलेक्शन के ऊपर है, जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई जो है जो जमहूरियत की बातें करती है, आइन की बुलंदी की बातें करती हैं, रिजर्व सीटों की जो खवातीन या अकलियत की जो हमारे मेंबरान हैं उनसे हल्फ नहीं लेना चाहते, कि वो हल्फ ना लें ताकि वो सेनेट के इलेक्शन में अपना वोट कास्ट ना कर सकें। आज इलेक्शन कमीशन ने भी, उससे पहले हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, अब इलेक्शन कमीशन ने वर्डिक्ट दे दिया कि उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होगा खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का जब तक आप वोट नहीं लेते। हम्म। तो आपने करना तो एक काम है, लेकिन आपने बेइज्जत होकर वो काम करना है। तो आप देखें कि आपको आज मतलब है कि आप क्या, आपने वोट तो फिर भी लेने, पहले हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ले लें, अब आपको ऑर्डर आ गए कि आपने वोट लेने, तो अब इस किस्म के अगर आप भी इस्तेमाल करेंगे हम्म। तो फिर क्या चीज़ होगी। लेकिन फिर भी हम इंतजार में हैं कि स्पीकर असम्बली का इजलास बुलाए खैबर पख्तूनख्वा का, हमारे मेंबरान से हल्फ लें, और फिर 2 तारीख को इंशाल्लाह सेनेट का इलेक्शन होगा। सही। कुंडी साहब, मौलाना साहब मैनेज क्यों नहीं हो पा रहे अभी तक, क्या वजह है? हो जाएंगे, थोड़ा सबर करें, हम जरा फारिग हो जाए इलेक्शन से तो फिर। अच्छा। काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है मैनेजमेंट अभी। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे जो देखें हमेशा डायलॉग्स भी होते हैं, बातचीत भी होती है, बैठते भी हैं, खफा भी होते हैं, चीज़ें भी होती हैं। अभी आप देखें कल मौलाना साहब को हमने 2 सीटें बिला मुकाबला बलूचिस्तान में दे दी, हाँ। उनका हक बनता था, उनकी उनके नंबर गेम के मुताबिक। उससे पहले आप देखें मौलाना साहब ने सपोर्ट मांगी बलूचिस्तान में हमसे, हमने वो सपोर्ट किया, उनका सेंटर बना वहाँ पर। उन्होंने यहाँ पर गिलानी साहब को सेनेट के इलेक्शन में सपोर्ट किया इस्लामाबाद में। कल भी हमारे बलूचिस्तान के सीएम और हमारी पार्टी बैठी और उन्होंने फैसला किया कि जिन जिन जमातों की जो जो सीटें बनती हैं हम उनको दे देते हैं, पैसे की सियासत को हम फरोग नहीं देते। हम्म। और हमने बड़े जो है उसके साथ बैठकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाया और उनको बताया कि आपकी ये सीटें बनती हैं, उसको वो राजी हुए और हमने उनको सीटें बिला मुकाबला दी। मेजोरिटी सीटें पंजाब में भी ऐसे हो चुकी हैं, सिंध में भी हो चुकी हैं, सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होगा इंशाल्लाह 2 तारीख को। हम्म। और कुंडी साहब, सूबाई सदर अवामी नेशनल पार्टी अमल वली खान, वो भी बलूचिस्तान से सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, तो उनको पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया है। पीपल्स पार्टी एएनपी को सेनेटर क्यों बनवा रही है? देखें, एएनपी के साथ हमारा एक कोई आज का ताल्लुक नहीं, बहुत पुराना एक ताल्लुक रहा है। पीपल्स पार्टी, अगर हम चेयरमैन बिलावल साहब की बात करें, उनकी वालदा की अगर बात करें, उससे पहले भी अगर बात करें, मैंने हमने बड़ा इकट्ठे पॉलिटिक्स किया है, हमारी एक सियासी जदोजहद की तारीख है। और हम बिलावल साहब चाहते थे कि अहमद वली साहब जो हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा बने, तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया बलूचिस्तान से और उनको सेनेट में लेकर आए ताकि पार्लियामेंट में जो है वो अ, छोटे सूबों की, खासकर खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाज़ है वो वहाँ पर हो, और उन्होंने इसलिए अहमद वली साहब को वहाँ से सेंटर बनवाया। हम्म। और मोहसिन नकवी साहब भी आपके हिमायती याफ्ता हैं। इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, उसको मेजोरिटी वोट्स तो दे रही है पीएमएलएन, और हमारे मेंबरान जो कुछ हैं वो भी उनको वोट करेंगे। वो वोट तो अब होगा नहीं, क्योंकि वो तो 7 सी नशिस्तें हैं और 7 ही अब लोग। तो खैर, अब वो तो खैर वो हो गए हैं बिला मुकाबला, तो वोट की नौबत नहीं है, लेकिन जो है वो आपस में जो है बैठ कर जो है वो फैसला हुआ है, और वो जो जनरल की सीटें हैं वो तकरीबन जो है वो बिला मुकाबला कामयाब हो गई हैं। हो गई हैं। और फैसल वाडा साहब को भी एमक्यूएम के साथ साथ पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है। नहीं, पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही। उनके जो पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो लॉन्च किए हुए हैं, हम्म। हम वहाँ पर जो है वो अपने कैंडिडेट्स लड़ा रहे हैं। फैसल वाडा को एमक्यूएम ने जो है वो प्रपोजल से कैंटर दिया है, और एमक्यूएम की ही वो जो है वो नॉमिनी है या जो भी है, मतलब इंडिपेंडेंट है लेकिन एमक्यूएम में है। अच्छा। और सिर्फ ये अब एमक्यूएम। आप ये उर्दू 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 का उस पे इसको कैसे मैं करूँ, लेकिन इंडिपेंडेंट, जैसे पीटीआई जो है कहती है हम बैक, हाँ। वो आजाद बैक बाय पीटीआई, सही। तो आजाद बैक बाय एमक्यूएम। ठीक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अगले चंद दिनों में इसराइल एक बड़ा हमला कर सकता है मजलूम फ़लस्तीनियों पर, उस पर बात करेंगे।
ब्रेक के बाद खुशामदेद। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी बराए फ़लस्तीन फ्रांसिस्का एल्बीन्स ने इंकशाफ किया है कि इसराइल गजा को तबाह करने के लिए 2 जौहरी बमों के बराबर 25,000 टन बारूद इस्तेमाल कर चुका है। उन्होंने गजा जंग पर अपनी रिपोर्ट में मजीद कहा है कि इसराइल 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 32,000 से ज्यादा फ़लस्तीनियों को मार चुका है। 12,000 फ़लस्तीनी तबाह इमारतों के मलबे तले लापता हैं, जिन्हें मुर्दा तस्वुर किया जा रहा है। इसराइल ने 70,000 से ज्यादा फ़लस्तीनियों को जख्मी और हजारों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार फ़लस्तीनियों को इसराइली फौज के बदतरीन तशद्दुद का सामना है और इसराइल यह साबित करने में नाकाम रहा है कि गजा में मारे जाने वाले मर्द हमास के जंगजू थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइल के गजा की इमदाद रोकने के अमल ने भूख व अफलास से अमवात में इजाफा किया है। गजा में खुराक की कमी और ग़िज़ाई किल्लत से यौमिया 10 बच्चे जहां बहक हो रहे हैं। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए काम करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की एक इमदादी एजेंसी ने भी कहा है कि सलामती काउंसिल में जंगबंदी की करारदाद मंजूर होने के बावजूद इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी हैं। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली वाशियाना हमलों में अब तक 13,750 बच्चे शहीद हो चुके हैं। इसराइल की हठधर्मी जारी है और अब वो गजा के इलाके रफा में बड़े हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। इंकशाफ हुआ है कि इसराइल ने रमजान अल मुबारक के फौरी बाद मकबूजा फ़लस्तीन के मासूर इलाके गजा के मकाम रफा में 6 हफ्तों तक हमलों का मनसूबा बना लिया है। इन हमलों के बाद गजा से फ़लस्तीन को बेदखल किया जाएगा। हमास ने कहा है कि अहदाफ के हुसूल तक किसी भी इसराइली यरगमाली को रिहा नहीं करेंगे। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल के साथ फैसला कुन और सनसनीखेज मुज़ाकराती जंग लड़ रहे हैं, जिसमें जीत हमास की होगी। हमास का कहना है कि हम अपनी शराइत पर मजबूती के साथ डटे हुए हैं। गजा पट्टी में हमलों की मुकम्मल रोकथाम और इसराइली फोर्सेस का इनखला अहम शराइत हैं। दूसरी जानिब मकबूजा फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अज़ीफ ने गैर मामूली बयान जारी किया है। अपने ऑडियो बयान में मिलिट्री कमांडर ने उर्दन, लबनान, पाकिस्तान और मलेशिया समेत तमाम अरब और इस्लामी ममालिक के मुसलमानों से अपील की है कि मुसलमान फ़लस्तीन की जानिब मार्च शुरू करें। आज तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। देखते रहिएगा जमहूरियत।